हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस। फ्रेंड्स, हम जनरल साइंस का एक टॉपिक कार्य एवं ऊर्जा पढ़ रहे थे, जो कि एनसीईआरटी की क्लास 9th का टॉपिक है। और हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जनरल साइंस के लिए टॉपिक पढ़ रहे थे। साथ में अगर आप एलडीसी की, रीट की, 11th स्टैंडर्ड की किसी की भी तैयारी कर रहे हो जिसमें इस तरह के टॉपिक पूछे जाते हैं, तो इसके लिए भी आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्य एवं ऊर्जा वर्क एंड एनर्जी टॉपिक है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा का जो रूपांतरण है, यानी ऊर्जा का जो संरक्षण नियम है, जिसमें गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में चेंज होती है और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज होती है। साथ में हमें कार्य करने की दर या शक्ति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड, इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स आए हुए हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उन सब के बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। और प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कार्य एवं ऊर्जा वाले टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है पीवाईक्यू भी इसमें साथ में मैं हल करवाऊंगी। पहले की क्लास में हम कार्य के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा के रूपों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो आप पहले उन क्लासेस को देखें, फिर इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो साथ में इसकी जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक है जो हम शुरू करते हैं, ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है कि जब हम ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे हम रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। प्रकृति है जो होती है उसमें हमें ऊर्जा रूपांतरण के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल? जैसे स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगी, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाएगी, फिर विद्युत ऊर्जा वो विद्युत प्रवाह के द्वारा अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरण, जैसे चुंबकीय ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा, इस तरह से अनेक ऊर्जाओं में रूपांतरित हो जाती है। तो एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे बांध का पानी है, किसी भी बांध में जब पानी भरा हुआ है तो वो स्थिर अवस्था में है, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे ही बांध को ओपन किया जाता है, बांध का प्रवाह, पानी का प्रवाह होता है और पानी बहता हुआ जैसे नदियों की साइड जाता है, तो वो बहता पानी कहलाता है। और उस बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? क्योंकि वो पानी गति कर रहा है, इसके लिए उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा अब कौन सी ऊर्जा में चेंजेस हो गई? गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। फिर उसके बाद हमें अगर जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत जनरेट करनी है, तो हम इस बहते हुए पानी को टरबाइन पर डालते हैं। तो हम जैसे ही टरबाइन पर पानी को डालते हैं, यह गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंजेस हो जाती है। किस कारण होती है? विद्युत जनित, इसमें टरबाइन पर विद्युत जनित जनरेटर द्वारा डाली जाती है, जिससे ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब जब इस विद्युत ऊर्जा जो हमारी बनी है, इसका प्रवाह हम विद्युत ऊर्जा का अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरण कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम अनेक ऊर्जाओं में रूपांतरित होती है ऊर्जा, जैसे विद्युत घंटी है, विद्युत मोटर से टंकी में पानी चढ़ाना है, बैटरी चार्जर है, विद्युत पंखा है, विद्युत रेल है, कारखाने हैं, विद्युत चुंबक है, विद्युत हीटर है। अनेक ऐसे उपकरण हैं जिनमें हम विद्युत ऊर्जा को अनेक ऊर्जाओं में चेंजेस करते हैं, जैसे रासायनिक ऊर्जा में चेंज करते हैं, चुंबकीय ऊर्जा में चेंजेस करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में चेंजेस करते हैं। तो इस तरह से ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता रहता है। तो ऊर्जा के रूप हमने देख लिए कि ऊर्जा का किस तरह से अनेक उपकरणों में काम में लेने में किस तरह से रूपांतरण होता है। अब हम पढ़ेंगे, लेकिन जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है तो ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही इसका कोई ना उत्पन्न होती है। जो ऊर्जा चली आ रही है, जैसे स्थिर ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा में चेंज हुई, गतिज ऊर्जा थी विद्युत ऊर्जा में चेंज हुई, विद्युत ऊर्जा है वो अन्य ऊर्जाओं में चेंजेस हुई, लेकिन उसमें ना तो कोई विनाश हुआ और ना ही कोई वो वापस से नई ऊर्जा एक्स्ट्रा बनी थी। ठीक है, तो ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है और यही नियम क्या कहलाता है हमारा? यह कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। इसमें क्या है कि जो ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में जो निकाय की कुल ऊर्जा है वो अपरिवर्तित रहती है, यानी स्थितिज ऊर्जा से अन्य ऊर्जाओं में बदलने तक पूरे जो निकाय जो बना है, इसमें जो ऊर्जा है वो जैसे 10 है तो यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, इस तरह से अपरिवर्तित रहती है, यानी टोटल ऊर्जा का मान वो निश्चित होता है। और यही ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार है और यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो इस नियम के अनुसार हम देखें तो क्या है कि ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न ही इसका विनाश किया जाता है। रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है, यानी स्थितिज ऊर्जा के समय जो ऊर्जा थी वही ऊर्जा
आपकी गतिज ऊर्जा के समय भी रहेगी, वही ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के समय भी रहेगी। यानी टोटल ऊर्जा जो होती है, चाहे कितने भी निकायों में परिवर्तित हो जाए ऊर्जा, टोटल जो ऊर्जा है उसका मान कैसा होता है, अचर होता है या स्थिर होता है, नियत रहता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है, प्रत्येक स्थिति से सभी प्रकार के रूपांतरणों में ये मान्य होता है, यानी इसका कोई अब बात नहीं है। तो हमने देखा कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, ना इसको उत्पत्ति की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। और इसमें समस्त ऊर्जा है जो एक निकाय में है वो अचर रहती है या स्थिर होती है। तो किसी भी जो वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, किसी भी वस्तु में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है, उनके योग को क्या कहते हैं, कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो है उनका योग जो होता है वो कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या हो गया, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा का मान हमेशा स्थिर रहता है। तो E बराबर गतिज ऊर्जा को हम ई के से व्यक्त करते हैं, स्थितिज ऊर्जा को ईपी यानी पोटेंशियल एनर्जी से व्यक्त करते हैं। तो E बराबर ई के प्लस ईपी होता है। ध्यान रखना, ई के प्लस ईपी होता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि ये मान कैसे निश्चित होते हैं और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा क्यों होता है। जैसे आपकी कोई m द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसे h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। अब आप देखो, ऐसे कोई ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, इस पर एक वस्तु रखी है m द्रव्यमान की, ठीक है। ये वस्तु को जब h ऊंचाई पर ले जाया जाता है, इस वस्तु की ऊंचाई कितनी, h ऊंचाई पर इसको ले जाया गया था, और जब यहाँ से इस वस्तु को वापस से नीचे गिराया जाता है, जब ये वापस से यहाँ से गिरने के बाद जमीन पे आती है, तो उसके दौरान उनमें जो ऊर्जा है वो चेंजेज होती है। जैसे प्रारंभ में स्थिति, जब इसको ऊंचाई पर लेके गया तो इस समय तो कि h का मान अधिकतम होता है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई वेग नहीं है, वस्तु ऊंचाई पर जाके स्थिर है। तो इस समय इसकी जो स्थिर ऊर्जा है वो होती है mgh, यानी अधिकतम होती है। यानी प्रारंभ में स्थिर ऊर्जा mgh होती है, लेकिन इस समय इसकी गतिज ऊर्जा शून्य होती है, क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग है वो शून्य है। क्योंकि इस समय वस्तु स्थिर है तो स्थिर है, तो इसका जो प्रारंभिक वेग है शून्य है, और वेग शून्य होने के कारण वस्तु है उसकी गतिज ऊर्जा शून्य होती है। तो इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा इस समय क्या हुई, mgh हो गई। वस्तु की जो कुल ऊर्जा का मान कितना हो गया, mgh, इस समय वस्तु की कुल ऊर्जा का मान हो गया, क्योंकि गतिज ऊर्जा का मान शून्य हो गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर mgh प्लस 0। तो गतिज ऊर्जा, टोटल वस्तु की ऊर्जा कितनी हो गई, mgh हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आगे की स्थिति हम देखते हैं कि जैसे जैसे वस्तु ऊपर से नीचे आती है, यानी वस्तु को हम जैसे जैसे गिराते हैं, तो उस दौरान इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो स्थितिज ऊर्जा है वो कम होती जाती है, गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती चली जाती है। क्योंकि वस्तु है जैसे यहाँ पे रखी है, ठीक है, यहाँ पे अधिकतम मान mgh है स्थितिज ऊर्जा का। जैसे जैसे वस्तु नीचे की साइड आती है तो u जो हमारा 0 था, चूंकि वस्तु में गति आ गई तो इसका मान b हो जाता है। गति वेग इसका उत्पन्न हो जाता है, वेग बढ़ने के साथ ही इसकी जो ऊंचाई है वो माइनस हो जाती है, ऊंचाई इसकी कम होती चली जाती है। तो इसके लिए स्थितिज ऊर्जा का मान तो कम हो जाता है, ठीक है, और गतिज ऊर्जा का मान है वो बढ़ जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में शून्य था तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे वस्तु नीचे जमीन पे आती है वैसे वैसे गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग b है तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² हो जाती है। यानी जैसे जैसे नीचे गिरती है उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती है और उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है और स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता है। तो इस स्थिति में जैसे E बराबर अब क्या होता है, mgh प्लस 1/2 mv², यानी टोटल वस्तु की ऊर्जा कितनी हो गई, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा हो जाती है। लेकिन जब वस्तु नीचे बिल्कुल जमीन पे आ जाती है, ठीक है, तो इस समय ऊंचाई का मान कितना हो गया, यहाँ पे ऊंचाई मान h बराबर 0 हो गया और वस्तु अधिकतम वेग से गति कर रही है तो वेग इसका बहुत अधिक हो जाएगा या अधिक वेग हो जाता है। तो इस समय जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है उसका मान शून्य हो जाएगा और गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम हो जाएगा। यानी जमीन पर आने पर गतिज ऊर्जा वस्तु की कुल ऊर्जा होती है, ऊंचाई पर जाने पर तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है और जमीन पर आने पर वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो उसकी कुल ऊर्जा के बराबर होती है। तो दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है।
तो जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो h बराबर 0 होगा। तो इस अवस्था में वस्तु का जो अंतिम वेग है वो अधिकतम हो जाएगा, वेग अधिकतम हो जाएगा। तो इसलिए गतिज ऊर्जा अधिकतम, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है। ध्यान रखना, ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा न्यूनतम और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, लेकिन जैसे जैसे वस्तु नीचे आती है गतिज ऊर्जा अधिकतम, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है। तथापि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है, यानी वस्तु की जो कुल ऊर्जा है वो उसका योग समान रहता है, क्योंकि कभी गतिज ऊर्जा 0 हो रही है तो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा हो गई, लेकिन कभी आपकी जो स्थितिज ऊर्जा 0 हो रही है तो गतिज ऊर्जा अधिकतम हो गई। लेकिन दोनों ही स्थितियों में, चाहे जब वस्तु नीचे गिर रही है तो उसी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा एक दूसरे के बराबर होती है, तो उस दौरान भी यानी टोटल मान है जो वस्तु की ऊर्जा का जो टोटल मान है वो स्थिर होता है। यानी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर अचर होती है, यानी mgh प्लस 1/2 mv² बराबर अचर होता है, यानी इनका मान कांस्टेंट होता है। यानी आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे टोटल ऊर्जा का मान 2 है तो ये कभी 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, कभी +0 + 2 हो जाएगा, कभी 2 + 0 इसका मान हो जाएगा, कभी 1.5 + 1.5 हो जाएगा। तो इस तरह से इसके मान भले चेंजेज होते रहेंगे गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के, लेकिन जो यांत्रिक ऊर्जा है उसका मान है वो स्थिर होता है, यानी अचर इसका मान रहेगा। यानी किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है, जो मैंने आपको बताया था और इसको हमने अभी उदाहरण से अच्छे से समझ लिया। तो हम बोल सकते हैं कि जब किसी भी पिंड है वो मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती है। यानी स्थितिज ऊर्जा कम होगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा में कमी होगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। इस प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण होता जाता है। तो मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। ध्यान रखना, मुक्त रूप से या स्वतंत्रता पूर्वक गिरता हुआ जो पिंड है उसकी स्थितिज ऊर्जा में लगातार कमी होती है और गतिज ऊर्जा का मान है वो बढ़ता है। जिसके हम देख लें कई सारी स्थितियों के आधार पर भी इसको समझा जाता है। ये जो मैंने टेबल बनाई है ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए कि कोई पिंड जब h ऊंचाई पर स्थित है, यानी बहुत अधिक ऊंचाई पर पिंड जब स्थित है उस समय उसकी स्थितिज ऊर्जा EP बराबर mgh होगी, गतिज ऊर्जा EK बराबर mv²/2 होगी और यांत्रिक ऊर्जा कितनी होगी E बराबर EK + EP होती है, जो कि अचर होती है। तो जब पिंड h ऊंचाई पर स्थित है उस स्थिति में h बराबर अधिकतम होता है तो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, अधिकतम होता है। लेकिन इस समय इसका प्रारंभिक वेग होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो u बराबर 0 है, गतिज ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा। तो इस जो यांत्रिक ऊर्जा है उसका मान कितना हो जाएगा, E बराबर mgh होता है। जब पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है, जब कंडीशन ऐसी होती है कि मुक्त रूप से गिर रहा है तो EP बराबर mgh होगा और E के बराबर, क्योंकि जो प्रारंभिक वेग है वो अंतिम वेग में बदल चुका है, तो mv²/2 होगा। इस समय स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों की जो मान है उसके योग के बराबर यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, तीसरी कंडीशन है कि जब पिंड भूमि से ठीक ऊपर स्थित है, यानी पिंड है वो जमीन पर आ चुका है ऊंचाई से, उस समय चूंकि h का मान 0 हो जाएगा, ऊंचाई न्यूनतम हो जाएगी, तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी न्यूनतम हो जाएगा और गतिज ऊर्जा की भी मैक्सिमम हो जाता है, अधिकतम वेग हो जाता है, इसके लिए गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम हो जाएगा और E बराबर इसको हम 0 + mv²/2 या E बराबर mv²/2 से लिख सकते हैं। यानी यांत्रिक ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा के रूप में लिख सकते हैं। तीनों कंडीशंस आपको पता होना चाहिए और अच्छे से आप इनको लर्न कर लेना, ताकि क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि ऊर्जा का एक रूप दूसरे में कैसे रूपांतरित होता है। मुख्य रूप से गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में चेंजेज होती है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंजेज होती है, लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा है वो नियत होती है, स्थिर रहती है। अगला टॉपिक है हमारा कार्य करने की दर। कार्य करने की दर क्या है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है, अर्थात कार्य कितनी शीघ्रता से या देर से
किया गया, यानी एक तरह से इसको बोल सकते हैं एफिशिएंसी, हमारे कार्य करने की जो एफिशिएंसी होती है, वो कार्य करने की दर होती है, हमारी शक्ति होती है। यानी कोई भी इंसान है जो अच्छा है, हेल्दी है, वो अधिक कार्य कर सकता है, लेकिन जो थोड़ा सा वीक है, कमजोर है, बीमार है, वो इंसान थोड़ा धीरे और कम काम करता है, तो वो इसकी एफिशिएंसी जो होती है कार्य करने की, वही उसकी शक्ति कहलाती है। तो शक्ति की परिभाषा इस प्रकार भी हो सकती है कि कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर है, वो शक्ति कहलाती है। यदि कोई एजेंट टी समय में डब्लू कार्य करता है तो शक्ति का मान क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटे समय, यानी शक्ति को किससे व्यक्त करते हैं, कार्य बटे समय, या पी बराबर डब्लू बटे टी से इसको हम व्यक्त करते हैं। शक्ति को किस रूप में व्यक्त करते हैं, एक निश्चित समय में किया गया जो कार्य होता है वो शक्ति होती है, तो पी बराबर डब्लू बटे टी से हम इसको व्यक्त करते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है, सही मात्रक वॉट होता है और उसका प्रतीक डब्लू से हम व्यक्त करते हैं। यह मात्रक जेम्स वॉट ने दिया था और उन्हीं के सम्मान में ये मान रखा गया था। यानी इसको कैसे बोल सकते हैं कि एक वाट एजेंट की शक्ति जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है, यानी 1 सेकंड में वो 1 जूल कार्य करने में जो शक्ति लगाता है वही उसकी शक्ति होती है। यदि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल/सेकंड हो तो शक्ति 1 वाट हो जाएगी, यानी 1 वाट बराबर 1 जूल/सेकंड इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं P बराबर डब्लू बटे टी, और शक्ति को वाट से व्यक्त करते हैं और कार्य को हम जूल से, समय को सेकंड से व्यक्त करते हैं। तो 1 वाट बराबर 1 जूल/सेकंड इसको बोल सकते हैं, या 1 वाट बराबर 1 जूल/सेकंड इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 जूल/इनवर्स, यानी 1 जूल/सेकंड भी इसको लिख सकते हैं। किसी भी रूप में इसको लिख सकते हैं, बस आपको शुद्ध जानना चाहिए कि P बराबर डब्लू बटे टी होता है। हम ऊर्जा का स्थानांतरण की उच्च दरों को किलोवाट में व्यक्त करते हैं। अब ये तो हमने वाट में देख लिया, लेकिन जो ऊर्जा होती है वो एक बहुत बड़े पैमाने पर व्यक्त की जाती है, नापी जाती है, तो इसके लिए इसे किलोवाट से व्यक्त करते हैं। और 1 किलोवाट कितना होता है, 1000 वाट होता है, यानी 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। या फिर इसको बोल सकते हैं 1000 जूल/सेकंड भी इसको बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं, 1000 जूल/सेकंड इसको बोल सकते हैं। किसी भी एजेंट की शक्ति समय के साथ बदल सकती है। इसका अर्थ है कि अभिकर्ता विभिन्न समय अंतरालों में विभिन्न दरों से कार्य कर सकता है, यानी समय के अंतराल के अनुसार शक्ति भी बदलती है। इसके लिए हम बोल सकते हैं जो कार्य है, वो शक्ति होती है, वो किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की जो समय है उस पर निर्भर करती है। इसलिए हम इसको औसत शक्ति की अवधारणा से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो औसत शक्ति क्या होती है, एवरेज पावर। हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल लिए गए समय से विभाजित कर दें तो हमें औसत शक्ति प्राप्त हो जाती है, यानी औसत शक्ति बराबर क्या हो गया, टोटल वर्क बटे टोटल समय बोल सकते हैं, या टोटल एनर्जी इन्होंने इसने जितने यूज की है उसको हम बोल सकते हैं टोटल समय से व्यक्त करते हैं, तो हमें औसत शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो अब है ये हमने पावर के बारे में देख लिया, पावर क्या होती है और कैसे क्या इसका फॉर्मूला होता है। इसके आधार पर कुछ एग्जांपल्स इसमें दे रखे हैं जिन्हें भी हम हल कर लेते हैं। कि जैसे 2 लड़कियां हैं जिनमें प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है। भार कितना होता है, भार किसको बोलते हैं, W बराबर mg से व्यक्त करते हैं। एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है, यानी h बराबर कितना हो गया, 8 मीटर हो गया। हम एक लड़की का नाम A रखते हैं, दूसरी का 20। कार्य को पूरा करने में लड़की A 20 सेकंड, यानी A के द्वारा कितना समय लगेगा, T बराबर 20 सेकंड लिया गया। जबकि लड़की बी द्वारा कितना समय लिया गया, टी बराबर 50 सेकंड का समय लेती है। तो प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति, यानी कि प्रत्येक लड़की द्वारा अलग अलग क्या निकालनी है, हमें पावर निकालनी है। तो इसके लिए हमें पता है, देख लेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है और किससे हमें सूत्र से निकालना है। तो हम देखें, जैसे इसका हल देखें, सॉल्यूशन देखें। तो पहले लड़की ए द्वारा व्यय की गई शक्ति निकालेंगे। तो ठीक है, हमें लड़की का भार कितना, mg बराबर 400 न्यूटन दिया हुआ है, ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर दी हुई है, और समय t बराबर 20 सेकंड दिया हुआ है। तो ये कौन सी ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है, स्थितिज ऊर्जा को। कौन सी ऊर्जा को, mgh, स्थितिज ऊर्जा को। और उपयोग की गई जो ऊर्जा होती है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं W बटे टी, P बराबर W बटे टी, या फिर P बराबर mgh बटे टी से भी इसे हम व्यक्त कर सकते हैं। तो mg का मान कितना है हमारे पास, 400 न्यूटन है, ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है, और समय कितना है हमारे पास, 20 सेकंड है। अब जिसको हम डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने पर हमारा जो मान आता है वो कितना आ जाएगा, 160 वाट इसका मान
आ जाएगा। तो एक लड़की द्वारा व्यक्त की गई जो शक्ति यूज की गई वो 160 वाट होती है। यानी शक्ति P बराबर किया गया कार्य बटे लिया गया समय W बटे T। तो mgh/T से व्यक्त करेंगे और मान कितना आ जाएगा, हमारी शक्ति 160 वाट इसकी शक्ति हमारे पास आ जाती है। इसी तरह से हम लड़की V के द्वारा व्यक्त की गई जो शक्ति है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो लड़की V के द्वारा निकालेंगे, इसके मान रखेंगे। लड़की का भार कितना है, इसमें भी mg बराबर 400 न्यूटन है। विस्थापन h बराबर कितना है, 8 मीटर है। समय कितना है इसमें, 50 सेकेंड है। तो इसमें हम मान रखेंगे mgh बटे T से। तो मान कितना आ जाएगा हमारा, 400 इंटू 8 बटे 50 सेकेंड इसका आ जाएगा। तो इसका मान हम निकालेंगे, दोनों का मान अलग अलग आएगा। इसका मान कितना आ जाएगा, 64 वाट। तो बी द्वारा यूज की गई शक्ति कितनी है, 64 वाट है। तो लड़की ए द्वारा व्यक्त की गई शक्ति 160 वाट है, लड़की बी द्वारा व्यक्त की गई शक्ति 64 वाट है। यानी दोनों तरह से अगर आपको सूत्र मालूम है, ध्यान रखना कि मान क्या दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वेग दे रखा है तो गतिज ऊर्जा का मान है, और अगर आपको ऊंचाई दे रखी है, भार दे रखा है, तो आपको स्थिर ऊर्जा से इसका मान निकालना है। एग्जाम्पल और इसमें दिया हुआ है, जैसे कोई एक 50 केजी द्रव्यमान, यानी m बराबर कितना है, 50 केजी द्रव्यमान की एक लड़की है। इसको 105 जीना पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ती है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए, यानी P हमको निकालना है। ठीक है, m बराबर कितना दे रखा है, 50 केजी। तो भार निकालेंगे हम। भार के लिए g कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। तो mg बराबर कितना हो जाएगा, 500 इंटू 10 बराबर 500 न्यूटन मान आ जाएगा। चूंकि 45 सीढ़ियां हैं, उनकी कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है, उन्होंने 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई हमको निकालनी पड़ेगी। तो 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई हो जाएगी 45 इंटू 15 बटे 100, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखी है, इसके लिए इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टोटल ऊंचाई कितनी हो गई, 6.75 मीटर। तो टोटल ऊंचाई हमारे पास कितनी आ गई, 6.75 मीटर आ गई। अब इसको हम हल कर सकते हैं। mgh/T बराबर मान रखो 500 इंटू 6.75 बटे 9 सेकेंड। ये इसमें मान रखेंगे तो हमारा मान है वो आ जाएगा। तो इस तरह से हमें शक्ति का मान पता चल जाएगा। तो कार्य में लिया गया समय कितना हो जाएगा इसमें, तो 375 वाट। कितना मान आता है इसमें, 375 वाट इसका मान आ जाता है। तो लड़के की शक्ति की गई 375 वाट है। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस को देख के आपको घबराना नहीं है। इसमें केवल हमको अलग अलग ऊंचाई दे रखी थी तो टोटल ऊंचाई निकालनी थी। भार द्रव्यमान दे रखा था तो हमें गुरुत्वीय त्वरण से गुणा करके हमें भार निकालना था, और इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा अगर घुमा फिरा के भी दे तो ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना। अब है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, यानी ऊर्जा है क्योंकि व्यवसाय में कॉमर्शियल यूज होती है, तो इसके लिए जूल जो है ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है। हाँ, ऊर्जा का जूल मात्रक होता है। यह ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए असुविधाजनक है, इसलिए हम ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक उपयोग लेते हैं जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं। ध्यान रखना, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा, KWH से इसको व्यक्त करते हैं। तो 1 किलोवाट से क्या तात्पर्य होता है, मान लीजिए हमारे पास एक मशीन है जो 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा उपयोग में लेती है। तो इस मशीन को लगातार अगर हम 1 घंटे तक उपयोग में लाएं तो ये 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय कर देती है। ध्यान रखना, कोई एक मशीन 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा काम में लेती है और 1 घंटे तक इसको हम यूज लें तो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय करेगी। तो इस प्रकार 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने पर व्यय होती है। यानी ध्यान रखना, 1 किलोवाट ऊर्जा को 1 घंटे तक हम लगातार व्यय करते हैं तो वो उसका मात्र 1 किलोवाट घंटा होता है, यानी वो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। तो 1 किलोवाट बराबर 1 किलो इंटू 1 आवर से व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि 1 किलोवाट बराबर कितने होते हैं, 1000 वाट होते हैं, और जो 1 घंटे में कितने 3600 सेकेंड होते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3,60,000 जूल, या 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल बोल सकते हैं। तो 1 किलोवाट बराबर कितने जूल्स हो गए, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न पहले आया हुआ है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो 1 किलोवाट हम निकालेंगे तो 3.6
इंटू 10⁶ जूल आता है। तो घरों में, उद्योगों तथा व्यावसायिक संस्थानों में व्यय होने वाली जो ऊर्जा है उसे प्राय किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं। और एक महीने में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को हम यूनिट के रूप में व्यक्त करते हैं। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है उसे हम यूनिट के रूप में काउंट करते हैं। और यूनिट का अर्थ होता है 1 किलोवाट घंटा। ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना कि यूनिट का अर्थ क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा होता है। यानी एक यूनिट 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। अगर उसमें क्वेश्चन दे दें आपसे तो कैसे आप हल करोगे इसको। 60 वाट का एक विद्युत बल्ब है, वो प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। हमारे घरों में जैसे 60 वाट के, 20 वाट के, 40 वाट के, 100 वाट के बल्ब होते हैं। अगर उसका हम डेली 6 घंटे उपयोग करते हैं तो बल्ब के द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा को यूनिट में परिकलन कीजिए। हमें किस में निकालनी है, यूनिट में, या इसको बोल सकते हैं 1 किलोवाट में हमको निकालनी है। तो विद्युत बल्ब की शक्ति कितनी है, 60 वाट। चूंकि इसको हमें किलोवाट में निकालनी है तो पहले इसको किलोवाट में चेंज करना होगा। तो 60 वाट, चूंकि 1 वाट बराबर कितने होते हैं, सॉरी 1 किलोवाट बराबर कितने, 1000 वाट होते हैं। ठीक है, तो हमको अभी इसको किलोवाट में परिवर्तित करना है तो हम इसका भाग दे देंगे 1000 से। तो 1000 से हम जब इसका भाग देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3, तो 0.06 किलोवाट इसका मान आ जाएगा। ध्यान रखना, किलोवाट को वाट में और वाट को किलोवाट में परिवर्तित करना आपको आना चाहिए। तो 0.06 किलोवाट इसका मान आ जाएगा। उपयोग किया गया समय कितने घंटे, 6 घंटे हम इसको यूज करते हैं। चूंकि एक यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर होता है। तो 1 किलोवाट कितना आ गया हमारे पास, 0.06 किलोवाट हो गया। घंटे कितने हैं, 6 घंटे हैं। तो 0.36 किलोवाट इसको बोल सकते हैं हम, या 0.36 यूनिट भी इसको हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप कन्वर्ट करके भी आराम से आंसर निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस हैं वो आने की बहुत अधिक संभावना रहती है। तो इस तरह से हमारा ये आज कार्य में ऊर्जा वाला पूरा टॉपिक फिनिश होता है, और इसके साथ हमारा फिजिक्स के जितने भी टॉपिक थे वो खत्म होते हैं। इसके बाद आगे के या तो हम नए टॉपिक ले लेंगे, और या फिर हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है, जो आजकल इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्यावरण संरक्षण वाला टॉपिक है, उनमें से कोई भी ले लेंगे। आप कमेंट करके बताना कि अब पहले कौन सा टॉपिक लेना है। अब देखते हैं कार्य में ऊर्जा वाले टॉपिक से, इसमें ऊर्जा वाले टॉपिक में कौन सी जो PYQ पहले आए हुए हैं। जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है, मैंने बताया ना अभी जो आपको समझाया था, स्वतंत्र रूप से गिरता है यानी मुक्त रूप से गिरता है। कौन सी एग्जाम में आया हुआ है, स्कूल लेक्चरर की एग्जाम 2020 6 जनवरी को आया हुआ है। तो इस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा इसकी बढ़ जाती है। ध्यान रखना, जब भी हमने अभी देखा था पिंड ऊपर से नीचे गिरता है, ऐसी कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा तो उसकी घटती है और गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ती जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन काम में लिया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में व्ययित ऊर्जा किलोवाट में बोल सकते हो इसको, या 1 यूनिट में इसको बोल सकते हैं। ये स्कूल लेक्चरर की एग्जाम 2020 वाली में इसको क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमने अभी ये वाला क्वेश्चन ऐसे कैसे अभी देखा था, क्योंकि 100 वाट है तो 100 वाट को आप किसमें बदल दोगे, 1 किलोवाट में बदलोगे तो 1000 वाट हो जाएगा, और इसको बदलने के साथ इसका मान आ जाएगा 0.1। तो 0.1 को जब 6 घंटे से आप गुणा करोगे तो 0.60 आपका मान आ जाएगा, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बस आपको ये मान बदलने आने चाहिए, आप आराम से इसको कर लोगे। इसी तरह 1 किलोवाट ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई जूल में है, जो हमने देखी थी 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल इसका मान होता है। 1 किलोवाट ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई का मान क्या होता है, 3.6 इंटू 10 की घात जूल मान इसका होता है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी शेयर करो, भी लोगों को शेयर करो ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।